ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेस और स्किन और बॉडी को कैसे कंटूर किया जाए, कैसे आपके चाहत की, आपके रिक्वायर्ड बॉडी के अंदर चेंजेस लाकर, फेस के अंदर चेंजेस लाकर आप उसी तरह से सुंदर दिख सकते हैं। और जानेंगे डॉक्टर विजय शर्मा से, जो विश्व प्रख्यात कॉस्मेटिक सर्जन हैं, और हमें बताएंगे वो कि किस तरह से आपके फेस को उसी तरह से, जिस तरह से सौंदर्य का प्रतीक आपके लिए है, आपको वो दे सकें। डॉक्टर विजय शर्मा। धन्यवाद अविनाश जी, थैंक यू सो मच। हम इस एपिसोड में श्रोताओं को ये ज़रूर बताएंगे कि किस तरह आज के इस बदलते परिवेश में, मॉडर्न युग में, आपका चेहरा ही एक बहुत बड़ी पहचान बन गया है। और किसी भी व्यवसाय में, किसी प्रोफेशन में, किसी भी कार्य में आगे एक्सेलरेट करने के लिए जो बेस्ट फेस फॉरवर्ड फिनोमिना सोसाइटी में डेवलप हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑडिशन हो रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, या किसी तरह के 5 प्रतिस्पर्धा हो रही है और लगभग सेम समान क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति और शिक्षा सब समान हो, उसके बावजूद भी जहाँ लुक्स का सवाल आता है, द बेस्ट फेस फॉरवर्ड, the job goes to the best face, the audition results goes to the best face, the interview results goes to the best face। तो यानी समाज में गुण और रूप ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर गुण और रूप की लड़ाई में रूप थोड़ा गुण से आगे बढ़ गया है in this modern materialistic world, and let's say that it is truth also। अदरवाइज हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में या एयरलाइंस में या फ्रंट ऑफिस पे हम सुंदर परिचारिकाएं कंपनीज में या एयर होस्टेसेस के रूप में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि माहौल खुशनुमा बने, अच्छे गुड लुकिंग यंग स्मार्ट मैन एंड वुमेन दे बिकम द फेस ऑफ द सोसाइटी इन टुडेज वर्ल्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट है फेस के बारे में जानना। और अविनाश जी, फेस के लिए देखा जाए तो हर व्यक्ति की आंखें 2, नाक 1 और मुख 1, लोकेशन के हिसाब से वो एक ही जगह पर हैं। कहीं किसी की कोई नाक, आंख, मुख में कहीं परिवर्तन नहीं है, सब वहीं है, वहीं मौजूद है। चेहरे का आकार, प्रकार, रूप, श्रृंगार, उसका आयतन, उसके लुक्स, ये सब उस बातों पर निर्भर करते हैं कि इनका आपस में सामंजस्य कैसा है। करोड़ों लोगों के होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल कोई 2 शक्लें 100% एक जैसी हो पाती हैं। यहाँ यानी कि ट्विंस में भी जो बच्चे साथ साथ पैदा, उनमें भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ये इतना बड़ा चमत्कार है प्रकृति का कि रोज नए चेहरे उत्पन्न हो रहे हैं, रोज नए व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हर चेहरा अपने आप में एक विशेष चेहरा है। और अगर हम इस चेहरे की तरफ जाएं तो मैंने बैठ के सोचा कई बार, जब मैं अपने 40-41 साल की प्रैक्टिस के दौरान, कि ऐसी क्या खास बात है कि कुछ चेहरों को सार्वजनिक रूप से सौंदर्यपूर्ण या सुंदर चेहरा मान लिया जाता है और कुछ चेहरों को रिलेटिवली लेस ब्यूटीफुल माना जाता है। तो मैंने एक शोध किया, एक रिसर्च किया, वर्ल्ड की जितने बेस्ट लुकिंग फेसेस हैं उन सब के निकाले चित्र, उन सब का फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल सारा निकाल के, और बहुत सारे फेसेस के रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करे। तो मैंने कुछ मूलभूत सिद्धांत पाए जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी एग्जिस्ट। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा था द ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, कि देखने वाले की नज़र में खूबसूरती होती है। लैला बहुत काली थी पर कैस के लिए दीवाना था कैस उसका। तो ये बात भी सही है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बी होल्डर, बट जब मैं बात करता हूँ कि पूरे समाज या संसार में कैसे कुछ चेहरों को यूनानिमसली, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया जाता है कि दे आर ब्यूटीफुल फेसेस, तो मैंने सारे चेहरे इकट्ठे करे, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन भी हैं, ऐश्वर्या रॉय भी है, उसके अलावा मैंने निकोल किडमैन लिया, जूलिया रॉबर्ट ली,
और हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स लिए, सब अच्छे अच्छे चेहरों को लेकर के उनकी ज्योमेट्रिकल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करने पे हमको कुछ बातें मालूम पड़ी कि जैसे चेहरे पर राउंड फेस या बॉक्सॉइड फेस या ट्रायंगुलर फेस के मुकाबले अंडाकार चेहरा, एग शेप फेस की एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, चेहरे पर नाक का क्षेत्रफल, जितने हिस्से में नाक मौजूद है, और नाक के ऊपर का चेहरे का भाग और नाक के नीचे का चेहरे का भाग, ये लंबाई अगर अनुपातिक तौर पर तीनों आपस में मैच करती हैं तो उसे अच्छा संतुलित चेहरा कहा जाता है। इसी तरह अगर हम साइड प्रोफाइल में एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो वो फोरहेड को, अपर लिप को, लोअर लिप को और चिन को अगर जितना लगभग टच करती हुई जाती है तो चेहरे की प्रोफाइल वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसी तरह नाक का जो एंगल है वो चेहरे की लाइन से लगभग 30 और 45 के बीच में सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है। फिर अगर अपन देखें कि आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ योर आईब्राउ दोनों साइड, सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ योर लिप, इस इमेजिनरी ट्रायंगल में यूनिटी ऑफ द ऑर्गन्स, आँख, नाक और लिप के कॉम्बिनेशन को ही खूबसूरती का मूल आधार माना जाता है। अगर ये संतुलित है तो पूरा चेहरा संतुलित लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक नाक अपने आप में एक बड़ा बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि नाक की जो है आकार, नाक का जो है विस्तार, नाक की जो है टिप है, नाक का बेस है, नाक की साइड प्रोफाइल है, उसमें अगर कुबड़ है, उसमें ज़्यादा बड़ी हुई हड्डी है या सैडल हड्डी है ही नहीं, या टिप बहुत ज़्यादा मोटी है या बहुत ज़्यादा चौड़ा बेस है, तो एक नाक के आकार पर भी चेहरे का पूरा प्रभाव निश्चित करता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि नाक अपने क्षेत्रफल के हिसाब से भी मध्य में है, अगर सुंदरता सुगढ़ता के हिसाब से भी ठीक है, उसकी टिप भी बढ़िया ट्रिम है, पर यदि नाक का बेस और होठों की चौड़ाई इसका अनुपात 3/5 से ज़रा सा भी डिफरेंट है तो चौड़ापन या बेस होने से एक नाक जो है सेंटर, जो एक अट्रैक्शन पूरा खींच जाता है। जैसे कई बोलते हैं पकोड़े नुमा नाक है, फिर वो सुंदर आंखें भी दिखाई नहीं देती उस पकोड़े नुमा नाक के आगे, या एक बल्कि टिप है तो ब्यूटीफुल बाकी सारे ऑर्गन्स दिखाई नहीं देते। तो इस 65% जोन में एक यूनिटी ऑफ द ऑर्गन्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फिर आपके चीक्स हैं, चीक्स कई बार बड़े सैडल और थके हुए और अंदर धंसे हुए होते हैं, कई बार चीक जो है बहुत अच्छे माउंटेड होते हैं। साइड प्रोफाइल से देखें तो कॉनिकल फेस दिखता है, सब कई बार आप देखें तो कॉनकेव फेस दिखता है, कई बार कॉन्वेक्स फेस दिखता है। तो फेस का आकार, फेस की साइज, फेस का अनुपात, जैसे आँख की पुतली की जो है चौड़ाई, ये इस एंगल से लेके उस एंगल तक जो पलक खुलती है उसकी चौड़ाई से लगभग 1.25 गुना से ज़्यादा लिप्स नहीं होने चाहिए। अगर आंखें अच्छी बड़ी हैं और चेहरे की है तो ये अनुपात बैलेंस रहता है। इसी तरह हम लोग चेहरे की विभिन्न जो है 9 प्रकार के हमने रूप सौंदर्य के इसके स्टैंडर्ड्स, इसके नियम, इसके रूल्स, द रूल्स ऑफ द ब्यूटी बनाए हैं, और उस ब्यूटी के आधार पर हम चेहरे को ये डायग्नोस कर पाते हैं कि किस चेहरे में क्या कमी है, क्या आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्नेथिज्म या युग्नेथिज्म, थोड़ी जरूरत से ज़्यादा बाहर निकली हुई है या ठुड्डी बिल्कुल ही नहीं है। अभी कई बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनकी बहुत अच्छी है पर उनकी जो है छोटी मोटी चेहरे की वो कमी के कारण वो एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब जगह, पर मूल रूप से पूरे ऑल ओवर व्हेन इट कम्स टू द सिल्वर स्क्रीन और से बिग स्क्रीन, दे मे नॉट कैच दैट अट्रैक्शन विच द अदर पीपल दे डू। तो ये ज़रूरी है। हाँ, हालांकि अमिताभ बच्चन को इनिशियल स्टेज के ऊपर इतनी फिल्में नहीं मिली, उनके लुक्स के कारण लोगों ने उसको एक्सेप्ट, पर जब देखा जाए चेहरे के संतुलन के हिसाब से तो उनकी जो बनावट जो थी वो सारी की सारी गोल मटोल राउंड हीरो के मुकाबले में बहुत अच्छा सुगढ़ चेहरा। तो वो कहते हैं बहुत लंबे और टॉल हैं तो चेहरा भी थोड़ा टॉल है, तो सब चीज़ें एक्सेप्टेंस में कैसे आई? एक्सेप्टेंस में तो आप ये मान के चले टॉलर द पर्सन मोर हैंडसम। वर्ल्ड में ये, इस वर्ल्ड अराउंड ये बात मानी जाती है कि अगर हम ये समझ लें कि आपके स्टर्नम की जो लेंथ है, स्टर्नम से लेके अम्बिलिकस की जो लेंथ है,
तो फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है आपकी यहाँ से लेके घुटनों तक उसकी डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेंथ एक ओवरऑल मानी जाती है। तो बॉडी की जो लेंथ में लॉन्गर द लेग्स टॉलर द पर्सन, एक लिमिट से ज़्यादा जिराफ जैसी टांगे भी नहीं होनी चाहिए, बट एक अच्छे सुंदर व्यक्तित्व के लिए एक ऊंचाई के भी मापदंड हैं। उसी तरह शरीर के अगर हम साइड प्रोफाइल में मध्य से एक सीधी रेखा डालें स्त्रियों के लिए विशेष रूप से, तो जितना उनके स्तन का बाहर की तरफ विकास है उतना ही नितंब उनके अगर हिप्स हैं और सेंट्रल लाइन से वो लगभग बैलेंस लगते हैं, तो वो एक अच्छा फिगर माना जाता है। कई बार बहुत नितंब बिल्कुल सुकड़े और जो है स्तन उनके बहुत ज़्यादा विकसित, तो भी वो डील डॉल में इम्बैलेंस लगेंगे, या सपाट छाती और मोटे नितंब। तो ये बारीकी की छोटी छोटी बातें हैं जो कि ओवरऑल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बताती हैं। वैसे मैं एक साफ बात कह दूं, हर व्यक्ति का अपना शरीर, अपना चेहरा अपने आप में एक अलग पहचान है। ये तभी कराने चाहिए जब वो उनको इसके बारे में अवेयरनेस हो, उनके बारे में चिंतित हो। किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के व्याख्यान या टेलीविज़न इंटरव्यू या कहीं से देख के उत्साहित होकर के आप इसमें कूद पड़े, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जब तक आपको अपने चेहरे के बारे में पूरी स्टडी, पूरी जानकारी ना हो, चेहरे की सर्जरी कराने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ चेहरे की सर्जरीज के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल सर। तो ये पूछा था आपको एक्चुअली कि जैसे आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो चेहरे को बदलना चाहते हैं, क्या वो चेहरे को बदलने के लिए जानते हैं कि उनके चेहरे पे उनको क्या क्या बदलना है, या आप उनको बताते हो कि एक्चुअली सही क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से उस चेहरे पे ये चेंजेस करेंगे तो अच्छा लगेगा? इन दोनों में आपके पास ज़्यादा वाले पेशेंट कौन से हैं जो एक्चुअली समझते कि हाँ नाक टेढ़ी है, बस नाक ही ठीक करनी है, और कुछ कहते हैं कि नहीं मुझे शायद ठुड्डी कम है, ये भी है? अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है करना चाहिए? ये बात में बिल्कुल आपने ऑडियंस का दिल जीत लिया। आपने ऑडियंस के मन की बात कह दी कि भाई कराएं तो क्या और क्यों कराएं और कितना कराएं। ये बहुत सही है, सही सटीक प्रश्न है। अब सबसे पहले तो ये प्रश्न यही आता है कि किसी भी तरह की हम कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों कराना चाहते हैं और कितना बदलाव जो हमें बर्दाश्त है। और एक अच्छा कॉस्मेटिक सर्जन वही है जो पहले बैठ के शांति से उसकी पूरी बात सुने, उसके कारणों का पूरा उसका वो अवलोकन करे, उसको एक एक कारणों की वैलिडिटी चेक करे कि भाई वो जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराना, इज दिस टू प्लीज द पीपल अराउंड यू। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी नाक मोटी है, ये कोई कारण नहीं हुआ। बचपन से लेके और आपने 28 साल तक, आपको शादी के पहले तक अपनी नाक मोटी नहीं लगी, कभी भी आप खुश रहे। अचानक से हस्बैंड के कहने से वो आप नुस्ख जो निकालने लगे ना, आप सिर्फ उसी कारण से कराने आए, तो क्या पता उनकी लिस्ट और लंबी हो जाए, फिर आप लगातार कॉस्मेटिक सर्जरी की एडिक्ट बन जाएं। तो किसी के कहने पे कराना चाहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए कराना चाहते हैं, या प्योरली फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये बहुत बारीकियां हैं, इनके ऊपर बैठ के सूक्ष्म डिस्कशंस होते हैं। मैं कहता हूँ काफ़ी लोगों को कि कॉस्मेटिक सर्जरी एक साइकोलॉजिकल काउंसलर से ज़्यादा काम हमें करना पड़ता है एज अ सर्जन, ताकि हम लोगों को बता सके कि ये आप साइकोलॉजी पे कितना असर करेगा, कितना आपको ख़राब असर भी कर सकता है, या अगर जो हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं डेफिनेटली वो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दे जाएगा। पर कभी कभी कुछ ऐसी सर्जरीज में करने के बाद पेशेंट जो रिग्रेट करते हैं, जो रोते हैं या बोलते हैं फिर इसके बाद और भी ये करो, फिर और करो, एंड वो उस शिकार में चले जाते हैं, जैसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम में, जो अपने आप से कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते हैं। मतलब इस तरह से लेवल बढ़ जाता है। तो आई थिंक काउंसलर ज़्यादा हैं। 100% मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं कहता हूँ सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन कछु पावत नहीं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के तो डजन्स एंड डजन्स एंड डजन्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। लुक्स को हम लोग पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन मेक ए इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द सेल्फ, वी कैन मेक ए लुक लाइक, आप अपने पसंदीदा स्टार, आप अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना बनना चाहें बना सकते हैं, आप चाहें तो आप एकदम स्ट्रेंजर बन सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए ये जानना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है कि जो है आप, मेरे पास अगर कोई आता है कि साहब मैं इस समय, आज मेरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, डॉक्टर अभी ये पैसा ही पैसा है, बोलो जल्दी से बताओ, मैं मेरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कर दो, कुछ भी, वो मेरे लिए सबसे डेंजरस पेशेंट है। वो ही द पर्सन हु इज नॉट अवेयर, हु कैन ओनली अफोर्ड टू पे, इज नॉट द क्राइटेरिया। The criteria is more that the one who is intelligent enough to understand that what kind of the
द ट्रिमिंग और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन, कौन सी सलवटें झुर्रियाँ उनको ज़्यादा दुख तकलीफ दे रही हैं, कौन सा हिस्से पे जो चर्बी की जमावट है वो उनको परेशान कर रही है। जिन्होंने थॉरो स्टडी की होती है और जो प्रिसाइज लेके आते हैं, और अगर प्रिसाइज नहीं भी लेके आते हैं, वेग अगर लेके आते हैं, तो कॉस्मेटिक सर्जन अपनी काउंटर क्वेश्चनिंग के द्वारा उसको डाउन साइज करते हैं, उनकी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस को उनको पूरा ट्रैक पे लाके बताते हैं, उनको उसके हानि लाभ बताते हैं कि अगर ये ऑपरेशन से आपको ये हो सकता है, इसके द्वारा ये उपलब्ध, ये आप प्राप्त करेंगे, ये आप खो देंगे। ये सारा का सारा जो लेखा जोखा अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हम लोग 3D इमेज असेसमेंट के द्वारा पूरे चेहरे की, अच्छा एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको अविनाश जी, कि आप जब भी चेहरे में देखते हैं, शीशे में देखते हैं अपना चेहरा, तो आप जिस अविनाश अग्रवाल को जानते हैं, 2 डायमेंशनल है सर। वो कहाँ 3 डायमेंशनल है? वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जो आप हैं, जो मैं आपको देख रहा हूँ, वो आप रियल हैं। हाँ, ये रियल है। पर जब आप अपनी छवि को देख रहे हैं, तो आप अपनी उस प्रतिकृति छवि को देख रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन आपसे उस छवि के रूप में, हाँ बिल्कुल, वो अधूरा एक्चुअली कहने को, तो करेक्ट, पूरा नहीं हुआ। तो जब अगर मैं आपका 3 डायमेंशनल इमेज असेसमेंट से लेके वीडियो निकालता हूँ, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, तो आप उसको देख के चौंकते हैं कि ये वाला अविनाश तो मैन, आई एम जस्ट गेटिंग फर्स्ट टाइम, बट दैट इज द रियल सेल्फ, वी जस्ट टेक दैट। तो उस प्रोफाइल को हम लोग पहले फीड करते हैं कि इस पूरी चेक लिस्ट में, जो कि इनकी इच्छाओं की एक हमारे पास सूची आई है, उसमें हॉरिजॉन्टल फ्राउन लाइंस है, वर्टिकल फ्राउन लाइंस हैं, आईब्रोज तने हुए हैं, भौएं तनी हुई है या थकी हुई है, या आंखें बिल्कुल बोझिल हैं, या आंखें एकदम मीन है, या आंखों के नीचे के जो चर्बी के थैले ज़्यादा हैं, या साइड में क्रॉस फीट निकले हुए हैं, या ओवरऑल फेस पूरा सैगी है, या पूरा का पूरा जो है सलबटों और झुर्रियों से भरा हुआ फेस है। तो उस फेस में उनकी क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, उसकी हमने एक चेकलिस्ट बनाई। तो चेकलिस्ट बनने के बाद में हम एक टीम बनती है, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर हम लोग मिल करके देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक एक व्याधि को हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्टर इमेज डिज़ाइनिंग के ऊपर जब बदलते हैं, उस बदलते चले जाने के दौरान उनकी एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक त्रुटियों का हम निवारण करते जाते हैं। तो वो जो अंत में चेहरा निकल के आता है, हो सकता है एस्थेटिकली वो बहुत खूबसूरत चेहरा हो, बिल्कुल सर, पर वो जो व्यक्ति कंसल्टेशन के पहले एंटर होके आया था, इतने बदलाव की अपेक्षा ना उन्होंने की, ना वो कराना चाहते हो, और वो घबरा के बोल दे कि मैं इतना चेंजेस नहीं करना चाहता। हाँ। डॉक्टर, आपने जब वो पहली बार में खाली मेरे ये जो 4 चीज़ें थी, वो मुझे प्रमुख रूप से वो चिंता का विषय है। आई जस्ट नीड प्रिसाइजली दोज फ्यू 4-5 थिंग्स। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप उसके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के समुद्र में गोता लगा रहे हैं, और उसमें से वो रत्न और माणक चुन के ला रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो किसी सामने वाले के ब्रेन के समुद्र में गोता लगा के उसकी मन की इच्छाओं के अनुरूप वो पता लगा पाने की क्षमता ही एक असली कॉस्मेटिक सर्जन का धर्म भी और कॉस्मेटिक सर्जरी का मर्म भी है। बिल्कुल वही आई थिंक सक्सेसफुल सर्जन है, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और जो पॉसिबली आज हो सकता है वो देखते हुए उसे उस तरीके का रूप दे, वो बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं हो और उसी का इम्प्रूवाइज्ड वर्जन मिल जाए उसको। बस 45,000 के भी ऊपर जो प्रोसीजर करे, उसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। I was more popular to discourage people for all unwanted cosmetic surgery. उनको एक बड़े भाई की तरह, एक अपने घर के एक गार्जियन की तरह, एक अपने बहुत खास दोस्त की तरह, आपको उनको बिल्कुल एक शुद्ध कल्याण की भावना से लेकर के कॉन्फिडेंस डेवलप करके उनको बताना समझाना होता है। बहुत आसान नहीं होता, बहुत स्टबर्न पेशेंट भी आते हैं। आपने कुछ भी समझा, पर आप मेरा ये कर दो, आप मेरा ये कर ही दो। अरे भाई, ये नाक की ट्रिमिंग के बाद वो यू मे नॉट लाइक इट, बट मुझे वही कराना है। ऐसे जिद्दी पेशेंट भी आते हैं। तो हमें सबकी अपेक्षाएं और सबकी अभिलाषाओं को एक संतुलन करने का कार्य, ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी का ही हिस्सा है। बड़ा काम है जी। अब वो जैसे अब छोटा सा है कि अगर चेहरे के अंदर पूरा चेहरा बहुत अच्छा है, पर अगर अपन पूरे चेहरे में सोचें कि हमारे कार्टिलेज की जो टिप है, मेरी खुद की टिप थोड़ी सी मोटी थी, ट्रिमिंग थी, मेरी वाइफ ने करी, शी इज़ अ गुड कॉस्मेटिक सर्जन, आई कैन ट्रस्ट हर। तो उन्होंने जो है जिस तरह से मेरे नाक के कार्टिलेज की वो ट्रिम करके मेरी नाक बनाई,
तो आज मैं 67 मतलब 7th डिकेड ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टिल फील प्राउड कि माई नोज इज नाइस, शार्प एंड फाइन। इसी तरह मैंने डॉक्टर निकोलाई सरदेव और एंथनी एरियन मेरे दोस्त जो थे उन लोगों के साथ मिल करके इंग्लैंड के अंदर सर्जरीज कराई, बल्गारिया में कराई, जॉ लाइन डिजाइनिंग कराई। इसका कॉस्मेटिक सर्जरी में लगातार और निरंतर और मेंटेनेंस ज़रूरी है। सो जैसे आप बता रहे हैं कि सर्जरी इतनी सारी प्रकार की है, फोरहेड से लेके आईब्रोज की लेके फिर आपकी ब्लेफेरोप्लास्टी जो आपके लिड्स की है, नोज की है, तो इन सब में से चेहरे की सर्जरी में सबसे पॉपुलर सर्जरी कौन सी है? अविनाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी सर्जरीज की जो लीडर है वो राइनोप्लास्टी है। इस चेहरे के बारे में मैंने अपनी राय निकाली और मैं कहता हूँ द नोज इज राइट ऑन द फेस, एवरीथिंग एल्स अपीयर्स राइट। द चांसेस ऑफ डूइंग राइट इज ऑलवेज देयर बट अपीयर्स राइट। तो सबसे ज़्यादा तो नोज के अंदर अगर हम आते हैं तो मैं आपको एक ही नाक में 17-18 वैरायटी की सर्जरीज हो जाती है। कैसे कि आपका जो फोरहेड से जहाँ नाक की उठान है उस जगह थोड़ा सा नॉच होता है, उसके बाद नाक आती है, नाक पूरी सतत जाती है, टिप तक जाती है, टिप के लेके टर्न लेती है, ग्लैबेला पे आती है। इस यात्रा के दौरान आपकी नाक की उठान डिले हो सकती है, आपकी नाक की उठान पहले हो सकती है, ऐसा लगता है कि सीधे देयर इज़ नो एक्यूट कर्व हियर, देयर इज़ नो लिटिल ग्रूव हियर। फिर अचानक से नाक की हड्डी अगर ऊपर बड़ी हुई हो तो वो पैरेट बीक डिफॉर्मिटी देती है। अगर सैडलनेस है तो वो नेपलीज या जो है उस तरह कॉकनीज नोज का जो देती है आभास। फिर अगर नाक यहाँ पे बिल्कुल हड्डी नहीं है, अचानक से नाक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल हाँ। और कभी कभी नाक की जो है चौड़ाई इतनी जाती है कि जैसे बैल का नाक, ऑक्स नोज ऐसा लगता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि नाक की जो लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रूपी नोज है, वो बहुत ज़्यादा ही लंबी नाक है और ज़्यादा नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो लिप से लेके टिप तक की दूरी, टिप से लेके ग्लैबेला तक की दूरी, इनकी स्ट्रेटनेस, इनकी कर्वेचर्स, ये एक तो साइड प्रोफाइल में आता है। फिर दोनों साइड की बोन की फाइलिंग हुई या कार्टिलेज के गूदे की ज़्यादा, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा गूदा जैसे खुरच के अंदर से निकालते हैं, वो पूरी ट्रिमिंग करना हो गया। ये पूरे के पूरे 2 कटोरे नुमा कप निकालना हो, टिप के अंदर टाँका लगाना हो, बेस को रिड्यूस करना हो, बेस ज़्यादा फैला हो तो उसको ये कम करना हो, टिप से लेके यहाँ तक की जो है दूरी उस स्किन की ज़्यादा हो तो दोनों तरफ ऐसे फूली रहेंगी। नाक ऐसा लगेगा जैसे होठ हंस रहे हैं, होठ से ज़्यादा नाक हंस रही है, ऐसा लगेगा। और वो देखिए, ये जो प्रकृति ने नाक दी हमारी, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है कि बिल्कुल डेजर्ट में और बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र में नाक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और नाक के अंदर बाल भी घने होते हैं। वो क्यों है कि प्रकृति चाहती है कि एकदम सर्द हवाएं या तीखी लू अंदर जाके आपके फेफड़े की बारीक झिल्लियों को जला ना दे। तो इसके लिए वो नाक की बनावट ऐसी है। फिर कोस्टल बॉर्डर्स पे जहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और शरीर के अंदर श्वास के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो सारा के सारा आपके बॉडी के अंदर जाके लंग्स के अंदर पानी जमा ना हो जाए, तो उसके लिए वो नाथून उनके ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े हैं। चाहे अफ्रीकन कोस्टल बॉर्डर हो, चाहे साउथ इंडियन कोस्टल बॉर्डर हो, साउथ अमेरिकन हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना, एवरीवेयर यू गो द पीपल विद द बिग नॉस्टल बॉर्डर। तो ये जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी नाक एक परिवर्तनशील है। पर जैसा मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहला तो नाक है। नाक के बाद सेकंड आता है फेसलिफ्ट, और फेसलिफ्ट की एंसिलरी और एसोसिएटेड के रूप में आती है आईब्राउ लिफ्ट, अपर आईलिड ट्रिमिंग, द बैग्स अंडर द आईज, देन लिप एनहांसमेंट, नेजोलेबियल फरो, इनको एंगल ऑफ माउथ का कवरेज और जॉ लाइन डिजाइनिंग। किसी ज़माने में जब हम राइटाइडेक्टमी ऑपरेशन सीख के इंग्लैंड से आए थे और करते भी थे, तब हम लोगों के सामने आदर्श यही होता था कि कान के किनारी से जाके चीरा लगाओ ऊपर तक बालों में, और कान के पीछे से घुमा के पीछे मेस्टॉइड तक, तो 11 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाने के बाद में डाइसेक्शन करते थे 2.5-3 घंटे का, पूरी चमड़ी को फाड़ के अलग करते थे। डायरेक्ट अंडर विजुअल इफेक्ट हम फेशियल आर्टरी, नर्व्स, वेसल्स सारी चेक करते थे। पूरे चमगादड़ के पंख जैसा पूरा चेहरा ऐसा खोल के चेक करते थे। चेक करने के बाद में श्वास को जो है मसल्स के अंदर हम चुन्नटदार टाँके लगा के उसको टाइट करते थे। स्ट्रॉन्ग एंकरिंग स्टिचेस कान के आगे और कान के पीछे लगाते थे। उसके बाद चमड़ी को हम लोग सलवटों के जैसे चद्दर समेटते देख के वो कतरन काट काट के और हम ये फेसलिफ्ट किया करते थे। और उसका प्रतिफल आता था कि चेहरा तो एकदम बढ़िया खूबसूरत,
एकदम टाइट और शानदार हो जाता था। स्टिल फोटोग्राफी के लिए वो बहुत बेस्ट चेहरा था, परंतु जब हम रूटीन जिंदगी के अंदर भावपूर्ण कोई भी कार्य करते हैं, दया, क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये जो भाव आते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे। आपका क्रोध नहीं लगेगा, बच्चे आपसे उतने नहीं डरेंगे जितने पहले आपसे डरते थे। मौकरी इसी लगेगी, आप हंसेंगे तो अलग लगेंगे। तो जो राइट आई डेक्मी की कमजोरियां थी, कमी थी, उन सबको बैठ के हमने सोचा, तराशा। तो फिर उसके बाद में निकाला कि बॉल पेन की रिफिल से भी पतला बारीक कैन्यूला, उसके द्वारा कान के पीछे एक छोटा सा ड्रॉप एनेस्थीसिया का देके सुराख से हम लोग पूरा सुड़क के सारी चर्बी 40 से 70 ग्राम दोनों तरफ से निकाल के इकट्ठी कर ली। अब उसी चमड़ी को हमने जहाँ जहाँ सलवटें, झुर्रियाँ हैं, उनको भर के इवननेस लगाने में काम करी। तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फेस लिफ्ट। सो आज का एपिसोड इतना ही, बट इसके बाद जो हम इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहते हैं शायद इस एपिसोड में पूरा दे ही नहीं पाए। आपका बहुत बहुत आभार है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे सारे सवालों के साथ डॉक्टर विजय शर्मा और डॉक्टर अविनाश अग्रवाल। ब्यूटी मंत्रा